कहते हैं अगर किसी देश को पूरी तरह से परिवर्तित करना हो तो स्कूलों से शुरू किया जाए, मतलब बच्चों से शुरू किया जाए। एक जनरेशन में अगर आपने बदलाव ले आया तो उस देश के अगले कई जनरेशन में आप बदलाव लेके चले आएंगे। अब अगर हम हिंदुस्तान को देखें तो हिंदुस्तान बहुत ही यंग कंट्री है आज के डेट में। पूरे वर्ल्ड में सबसे यंग कंट्री है हिंदुस्तान। इट मींस कि हमारे पास स्कूली बच्चे भी बहुत नंबर में हैं, बहुत बड़े नंबर में हैं। अब अगर जो कुछ भी पास्ट में रहा है एज ए कंट्री, जो भी सही गलत कुछ भी रहा है, लेकिन अगर हमें मेजर चेंजेस लाना है तो हमें स्कूलों से शुरू करना होगा, हमें बच्चों से शुरू करना होगा। और वो बच्चे जो चेंज लेकर आएंगे उसका असर हमारे देश के आर्थिक, वैचारिक और सामाजिक माहौल पे बहुत बड़ा बनेगा। इसलिए आज का जो मेरा टॉपिक है वो बेसिकली मैं पेरेंट्स से बात करना चाहूंगा। मैं बात करना चाहूंगा 10 चीजों के बारे में जिसको एज अ पेरेंट आपको ध्यान रखना चाहिए, ताकि समाज को जो एक नौजवान आप देंगे वो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और वैचारिक रूप से बहुत ही स्वतंत्र और मजबूत हो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड प्लीज वॉच द वीडियो टिल एंड, कुछ मिस मत कीजिए, ना ही स्किप करके देखिएगा। मैं जो बात करने वाला हूं उसमें 10 ऐसी आदतें हैं या 10 ऐसा नेचर है, इंटरेक्शन है बच्चों के साथ मां बाप का, कि उस इंटरेक्शंस का या उस आदत का एक बच्चे पे बहुत बड़ा असर पड़ता है और लॉन्ग टर्म में वो उसके पर्सनालिटी का पार्ट बन जाता है। तो जब हमारे बच्चे ग्रो हो रहे होते हैं, मैं भी एक पेरेंट हूं 2 बच्चों का, और मेरा बड़ा बेटा 16 साल का है, मेरा छोटा बेटा 10 साल का है। तो ये बातें मेरे लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है और मैं समझता हूं कि पेरेंट्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता होगा। तो मैं उस हवाले से और उस एक्सपीरियंस से भी ये बात करने वाला हूं कि 10 ऐसी आदतें स्पेसिफिकली मैं बात करने वाला हूं कि उनका हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उन सब आदतों का, उन सब इंटरेक्शंस का आपके बच्चे पे बहुत असर पड़ता है और वो आगे चल के कैसा इंसान बनता है इस पे इसका बहुत बड़ा प्रभाव रहेगा। तो पहली आदत की मैं बात करना चाहता हूं, हम सब पेरेंट्स एज ए पेरेंट्स जब हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो हम दिमागी रूप से अपने बच्चों को शिक्षक के अंदर, टीचर के अंदर छोड़ आते हैं। हमें कोई परेशानी नहीं होती, हमें कोई शंका नहीं होती, हम कुछ डाउट नहीं करते, हम निश्चिंत हो जाते हैं कि बच्चे स्कूल में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन वही स्कूल जब आपको होमवर्क देता है, वही स्कूल जब बच्चों को होमवर्क देता है तो हम वो होमवर्क बच्चों के साथ बैठकर करते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे केसेस में और लार्ज प्रोपोर्शन में वो होमवर्क पेरेंट्स करते हैं। ये एक अच्छी आदत नहीं है। आप गाइड कर सकते हैं, आप उसके सवालों का जवाब दे सकते हैं, लेकिन उसके साथ बैठ के होमवर्क करने का मतलब होता है आप उसके इंडिपेंडेंट थिंकिंग को और उसके डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी को चैलेंज कर रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं। फिर वो हमेशा उसके अंदर एक पर्सनालिटी ऐसा डेवलप होगा जहां जब भी वो किसी डाउट में होगा तो वो दूसरों की मदद मांगेगा और वो चाहेगा कि वो इंसान उसकी मदद करे। ऐसा हम नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे किसी के ऊपर डिपेंडेंट बने, वो अपने बल पे चीजों को करें, खड़ा करें। ये हम सब एज ए लोगों का एज ए पेरेंट एक्सपेक्टेशन रहता है। तो ये एक आदत जो हमारा है कि हम बच्चों के साथ बैठ के उनका होमवर्क करते हैं, ये आदत बच्चों के लिए लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं है। आप उनको इंडिपेंडेंट होने से रोक रहे हैं। दूसरी आदत है हमारी माइक्रो मैनेजिंग। हर एक छोटी सी छोटी चीज बच्चों का जो है उसको हम मैनेज करते हैं। उनको कब पानी पीना है, कब खाना खाना है, क्या खाना है, कितने क्वांटिटी में खाना है, कब होमवर्क करना है, कौन से बुक में करना है, किस पेन से करना है, कौन से कपड़े पहनने हैं, लॉन्ग लिस्ट। ये सब कुछ हम बच्चों का मैनेज करते हैं और हम ऐसा नहीं किसी गलत इंटेंशन से मैनेज करते हैं। हम ये सोचते हैं वो बच्चे हैं और उनको इसकी आवश्यकता है, मदद की आवश्यकता है और एज ए पेरेंट हमें उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन जब बिहेवियर बिल्ड कर रहे होते हैं ना आप बच्चों में, तो माइक्रो मैनेजिंग करने से क्या होता है, आप उसको स्पेस नहीं देते, उसको अपने थिंकिंग के लिए स्पेस नहीं देते, उसके इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस के लिए आप स्पेस नहीं देते। अगर आप यही सोचिए कि वो कोई कपड़ा पहनना चाह रहा है, आप डिसाइड करते हैं कि तुम ये कपड़ा पहनो और वो कहता है कि, और दूसरी तरफ ऑप्शन है कि आपने उसको कहा कि जाओ कपड़े पहन लो, हमें कहीं जाना है। अब वो जो कपड़ा पहन के आता है, क्या फर्क पड़ जाएगा अगर उसका कॉम्बिनेशन ही सही ना हो? क्या फर्क पड़ जाएगा? दुनिया पलट जाएगी? नहीं पलटेगी। आपके लोग, आप पर लोग हंसेंगे? नहीं, हंसने दीजिए। लेकिन अपने बच्चे को इंडिपेंडेंट छोड़िए। हर चीज को माइक्रो मैनेज करना
भूल जाइए, अदरवाइज बच्चे को स्पेस नहीं मिलेगा, और जिस बच्चे को स्पेस नहीं मिलता वो हाईली इंडिपेंडेंट हो जाता है। आप उसको ये गाइड कीजिए, आप गाइड कीजिए, उसके लिए चीजों को करके मत दीजिए, गाइड कीजिए। एज एग्जाम्पल आई विल टेल यू फ्रॉम माई ओन एग्जाम्पल। मैंने अपने बेटे को बोला यू शुड हैव अ रूटीन, राइट नाउ माई सजेशन वॉज अ काइंड ऑफ फ्रेमवर्क कि यू हैव दिस 12 आवर्स इन अ डे, इसमें से आप 4 घंटे पढ़ाई के लिए रख लो, 1 घंटे आप अपने एक्सरसाइज के लिए रख लो, 1 घंटे अपने एंटरटेनमेंट के लिए रख लो, 1 घंटे आप अपने टीवी के इंटरनेट के लिए रख लो। इस तरह से आप करो। लेकिन मैंने ये डिसाइड नहीं किया कि इस 4 घंटे में आपको क्या क्या पढ़ाई करना है, आपको इस इंटरनेट पे क्या देखना है, आपको नेटफ्लिक्स पे क्या देखना है नहीं देखना है। गिव देम गाइडेंस कि अपने दिन का उपयोग करो, अपने समय को बर्बाद मत करो, लेकिन ये मत बताइए आप कि इस समय पर आपको यही करना है। ये माइक्रो मैनेजिंग आपके बच्चे को हाईली डिपेंडेंट बना देगा। तीसरी आदत, और बहुत वैलिड आदत है, एज ए पेरेंट्स हमारा एक्सपेक्टेशन हमारे बच्चों से बहुत हाई होता है। हम चाहते हैं कि हर एक क्षेत्र में जिस दिशा में भी वो काम कर रहे हैं, चाहे वो एकेडमिक्स हो या खेल कूद हो, स्पोर्ट्स हो, कुछ भी हो, उसमें वो अव्वल आए। किसी भी पेरेंट्स का ये एक्सपेक्टेशन होता है। ये एक्सपेक्टेशन रखिए, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन अपने बच्चों से को कम्युनिकेट मत कीजिए, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन बच्चों पे बहुत ज्यादा प्रेशर पैदा करता है। दूसरी बात, ये पॉसिबल ही नहीं है इस दुनिया में कि एक बच्चा, एक इंसान हर एक चीज में परफेक्ट हो, सुपर्व हो, हर सब्जेक्ट में सुपर्व हो। इम्पॉसिबल। आप 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड तक आप सोच सकते हैं, क्योंकि यू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि वहां पे क्या होता है, किस तरह की पढ़ाई होती है, मिनिमम होती है, विच इज फाइन। लेकिन कोई बच्चा हर एक सब्जेक्ट में ग्रेट हो, सुपर हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो आपके लिए बेहतर होगा कि एक तो एक्सपेक्टेशन रखिए और उसको उस तरह से तैयार कीजिए अपने बेटे को गाइडेंस के साथ, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन आप कम्युनिकेट मत कीजिए, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करता है। और दूसरी तरफ एक काम कीजिए कि आइडेंटिफाई कीजिए कि मान लिया आपका बच्चा 10th क्लास में 10 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में पढ़ रहा है, तो कौन सा ऐसा एरिया है जिसमें आपका बच्चा इंटरेस्ट भी लेता है और परफॉर्म भी बेटर करता है। आप शायद अपना एक्सपेक्टेशन वहां सेट करने लगे, वहां आप रखें अपना दिमाग। मानो कि आपका बच्चा कॉमर्स में बहुत अच्छा करता है, बाकी सब्जेक्ट में ही इज ओके काइंड, लेकिन कॉमर्स में वो इंटरेस्ट भी दिखाता है, शो करता है, एंड ही अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट्स आल्सो। तो अपने एक्सपेक्टेशंस को अकॉर्डिंगली चेंज कीजिए और अपने सपनों को, अपने बच्चे के सपनों को आप वहां पे अलाइन करना शुरू कीजिए अपने दिमाग में। उनके साथ मत कीजिए, उनके साथ तब कीजिए जब ये टाइम आता है डिसाइड करने का कि किधर जाना है, आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है, तब की बात कर रहा हूं। लेकिन उसके पहले आप आइडेंटिफिकेशन मोड में रहिए कि मेरा बच्चा सबसे अच्छा किस में और किस फील्ड में इंटरेस्ट रखता है। ये कीजिए, ना कि अपना हाई एक्सपेक्टेशन ऑफ माय किड बीइंग परफेक्ट इसको उसके ऊपर डालिए, कभी कतई मत डालिए, ये बहुत प्रेशर क्रिएट करता है। ये रिक्वेस्ट है मेरा। अगली जो बात है वो है अपने बच्चों के लिए रिजिड शेड्यूल क्रिएट मत कीजिए। शेड्यूल क्रिएट जरूर कीजिए, लेकिन रिजिड शेड्यूल क्रिएट मत कीजिए। अब रिजिड शेड्यूल का मतलब क्या होता है ये सोचिए, समझिए। रिजिड शेड्यूल का मतलब होता है कि आपने अगर रूटीन में ये बनाया है कि आप दोपहर के 3 से 4 आप मैथ का होमवर्क करोगे या मैथ सब्जेक्ट की पढ़ाई करोगे, तो अब रोज उसको 3 से 4 मैथ करना है। ये रिजिड शेड्यूल हुआ। लेकिन अगर आपने एक शेड्यूल रखा कि आपको 3 से 4 पढ़ाई करना है, डिपेंडिंग ऑन क्या पढ़ना है आप डिसाइड कीजिए, ये अनरिजिड नॉन रिजिड शेड्यूल हुआ। तो आप बच्चों को शेड्यूल जरूर दीजिए कि वो 12 घंटे में क्या कर रहे हैं, लेकिन उस शेड्यूल में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखिए कि वो जो जिस चीज में उसको मन करे, मन लगे, वो पढ़ाई करना शुरू कर दे। हम अपना एग्जाम्पल लीजिए। हम लोग बहुत बड़े और बहुत एक्सपीरियंस के साथ इस दुनिया में जी रहे हैं। आप एक बार बताइए, आप जब शेड्यूल क्रिएट करते हैं और एक ही चीज रोज आपको शेड्यूल के, फॉर एग्जाम्पल आपका शेड्यूल कहता है कि सुबह 6 से 7 आपको जिमिंग के लिए जाना है, राइट। बहुत सारे ऐसे दिन होते हैं जिस दिन आपको उठ के जिम जाने का मन नहीं करता, उठ जाते हैं लेकिन जिम जाने का मन नहीं कर रहा है। लेकिन आप ये सोचिए कि उस शेड्यूल में आपने 6 to 7 आपने रखा है कि मैं एक्सरसाइज करूंगा। अब वो एक्सरसाइज या तो जिम जाके हो सकता है, या रनिंग के लिए जाऊं, या योगा के लिए जाऊं, या मेडिटेशन के लिए जाऊं, कुछ भी हो सकता है। माई शेड्यूल इज आई हैव टू गो फॉर एक्सरसाइज। तो आपके पास जब 5-7 ऑप्शंस हो गए, तो जिस दिन जिम जाने का मन नहीं करेगा आप दौड़ने के लिए चले जाएंगे, जिस दिन दौड़ने का मन नहीं करेगा आप योगा के लिए चले जाएंगे। ये होता है फ्लेक्सिबल शेड्यूल।
तो शेड्यूल रखिए, लेकिन रिजिड शेड्यूल मत रखिए, वो बोरिंग हो जाता है। जब तक कि आप उस शेड्यूल को ट्वीक नहीं करेंगे बहुत बोरिंग हो जाता है। आप 1, 2, 3 महीने आप उसको फॉलो कर सकते हैं, उसके बाद वो धराशायी हो जाएगा। अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और मैं पर्सनली इस चीज का बहुत ख्याल रखा हूं जब मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे, अभी भी बड़े हो रहे हैं, लेकिन इस बात का मैं ख्याल रखता था कि मैं एक ब्लैंकेट वे में उनका लर्निंग का जो पैटर्न है, स्टाइल है, वो ब्लैंकेट वे में मैं नहीं देख सकता कि दुनिया जैसे सीखती है या फिर मेरा बड़ा बेटा जैसे वो पढ़ाई कर रहा है सेम वे में मेरा छोटा बेटा भी करेगा। इस चीज के लिए मैं बहुत ओपन था। जो लर्निंग स्टाइल होगा इन दोनों इंडिविजुअल का, उसी लर्निंग स्टाइल को मैं इन लोगों के बीच प्रमोट करूंगा, और मैंने ये किया है एंड आई हैव सीन द डिफरेंस। एक साइड जो मेरा बड़ा बेटा है उसका लर्निंग जो है इज मोर ऑफ कॉन्सेप्ट काइंड ऑफ पर्सन। उसको इसमें मजा नहीं आता कि मैं फार्मूला याद करूं या मैं डेट्स याद करूं, मैं स्टोरीज याद करूं। उसको इसमें मजा आता है किसी कंसेप्ट को समझा कैसे जा सकता, आखिर ये होता कैसे है। तो ये लाजमी है कि हो सकता है उसके मार्क्स कम आए, लेकिन जिस टॉपिक पे उसका स्कोरिंग एग्जाम में कम होगा, अगर उससे ऐसे बात किया जाए कॉन्सेप्ट के लेवल पे, देन ही इज सुपर एंड दैट्स हिज लर्निंग स्टाइल। हिज लर्निंग स्टाइल इज नॉट टू मेमोराइज थिंग्स, वो नहीं कर पाता और उस चीज को मैं एनकरेज भी नहीं करता हूं। वहीं दूसरा बेटा जो मेरा है उसका यह है कि वो क्रिएटिव वे में चीजों को देखता है, बहुत ही क्रिएटिव वे में चीजों को देखता है। वो अपने साइंस के प्रोजेक्ट को भी पेंटिंग करता है, लेकिन मुझे यह पता है कि अगर उस प्रोजेक्ट को वो पेंटिंग कर रहा है तो उसके ABCD तक को वो जान जाएगा। लेकिन मैं उसको यह कहूं कि आप पेंटिंग नहीं करो, आप क्वेश्चन आंसर लिखो, टेक्स्ट लिखो, क्या वो उस तरह से उस चीज को समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। तो मेरा जो कहने का मतलब है वो ये कि आपके हर एक बच्चे का लर्निंग स्टाइल डिफरेंट होता है और उनको अपने लर्निंग स्टाइल से सीखने दीजिए। कोई बच्चा खेलते खेलते सीख जाता है, कोई बच्चा 10 घंटे बैठ के पढ़ के उसको खुशी होती है। लेट इट बी व्हाटएवर वे दे वांट। तो आपके बच्चे अगर एक से ज्यादा हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि आप दोनों को या तीनों को एक ही लर्निंग स्टाइल में डालने की कोशिश ना करें। उनके अपने अलग अलग लर्निंग स्टाइल को उसको आप नर्चर करें, वो बहुत आगे जाके बहुत काम आएगा उनको। छठी बात जो है वो है पनिशमेंट। हम दो तरह की पेरेंटिंग करते हैं और दोनों तरह की पेरेंटिंग हम सबको कोई करता है। एक कि आप अगर ये कर लिए तो आपको ये मिलेगा, या आपने ये नहीं किया तो आपको ये पनिशमेंट मिलेगा। ये जो पनिशमेंट और रिवॉर्ड का सिस्टम है ना, ये तो या डराता है या आपको लालची बनाता है। यही दो चीज हो सकता है, या तो बच्चा पनिशमेंट वाले से डरेगा और रिवॉर्ड वाले से लालची बनेगा। लेकिन आप एक बात बताइए, वो लालची होकर अगर एक काम को कर लिया या डर के काम को कर लिया, आपको लगता है कि वो सीख रहा है? वो सीख नहीं रहा है, वो एक टास्क कर रहा है जिस टास्क को करने के बाद कुछ होने वाला है, उसको या तो पनिशमेंट मिलने वाला है या रिवार्ड मिलने वाला है। वो सीख नहीं रहा है। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। और एज ए अडल्ट हम जानते हैं कि अगर हमारा मैनेजर और बॉस हमको डिक्टेट करके बोले कि आपको ये काम करना है तो हम कर तो देते हैं, लेकिन आप ये बताइए क्या आप उस काम में इनोवेटिव या क्रिएटिव होते हैं? नहीं होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक मैनेजर आता है जो आपको इंकरेजमेंट और मोटिवेशन देता है, और वो मैनेजर जब आपको एक काम करने के लिए कहता है, देन यू मेक श्योर दैट यू डू द बेस्ट, यू पुट ऑल योर एफर्ट इनटू इट, यू पुट ऑल योर इनोवेटिव कैपेबिलिटी और क्रिएटिव कैपेबिलिटी टू डू दैट वर्क। सेम चीज अप्लाई करता है बच्चों के लिए भी। अगर बच्चों को आप रिवार्ड और पनिशमेंट के तहत पढ़ाना चाह रहे हैं तो उनका जो अंडरस्टैंडिंग लर्निंग होगा वो लिमिटेड होगा, लेकिन अगर उनको एनकरेज और मोटिवेट करके पढ़ाने के लिए बैठा देंगे ना, तो जब वो खुद बैठेंगे पढ़ने के लिए तो उनका लर्निंग स्केल बहुत हाई होगा। तो ये रिवार्ड और पनिशमेंट दोनों जो है वो बच्चे के अगेंस्ट काम करता है। उनको एनकरेज कीजिए, उनको दीजिए, जो रिवार्ड देना है ऐसे ही दे दीजिए आप, लेकिन एसोसिएट मत कीजिए कि आपने ये किया तो मैं ये दूंगा। डोंट एसोसिएट दैट। वो सामान जो चाहिए आपको आपके बच्चे की खुशी के लिए, वो सारे खिलौने चाहिए, वो दीजिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन बच्चों को इस रिवार्ड और पनिशमेंट के साइकिल से बाहर निकालिए, उनको मोटिवेशन और इंकरेजमेंट के साइकिल में डालिए। सातवीं बात, और एक तरह से ये पैंडेमिक है,
पता नहीं ये क्या हुआ 90s के बाद, जब इकोनॉमी खुली, जब हमारा बॉर्डरलेस हो गया इकोनॉमी और हमारी बाइंग कैपेसिटी बढ़ी, लोगों के पास पैसे आने लगे, हमारे पास एक्सपोज होने का तरीका हमारे सामने आने लगा, मार्केट बढ़ा, बहुत सारी चीजें इंडिया में आई। अचानक से हम पेरेंट्स इतने एक्टिव हो गए अपने बच्चों को लेकर कि हम उनके पूरे दिन के शेड्यूल को डिसाइड करके, एक तरफ स्कूल, दूसरी तरफ ट्यूशन, और उसके बाद इतनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में उनको डाल देते हैं कि वो बच्चा एक तो टायर्ड हो जाता है पूरे दिन में, दूसरा उसको इतने सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में डालने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आई एम श्योर कि वो हर एक जो वो एक्टिविटी है उसमें वो बच्चा आपका इंटरेस्टेड नहीं होगा। आपने उसको डांस में डाल दिया, आप उसने फुटबॉल में दे दिया, टेनिस में डाल दिया, बैडमिंटन में डाल दिया, स्क्वॉश में डाल दिया, 50 तरह की चीजों में आपने डाल दिया है। आपको लगता है कि वो सारी चीजें वो एंजॉय करता होगा आपका बच्चा? नहीं, इट्स अ प्रोफाउंड नो। आप एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज में डालिए, लेकिन आप आइडेंटिफाई कीजिए कि आपका बच्चे का इंटरेस्ट किस एरिया में है, उस इंटरेस्ट वाले एरिया में उसको डालिए। ना कि क्योंकि सब सारे क्लासेस अवेलेबल हैं और सोसाइटी के सारे बच्चे जा रहे हैं, सारे पेरेंट्स भेज रहे हैं, तो मैं सबको भेज दूं, सॉरी मैं अपने को भी भेज दूं, अपने बच्चे को भी भेज दूं। अरे आपका बच्चा है, आपके बच्चे का अपना इंटरेस्ट होगा, उसमें डालिए ना। उसको सब में क्यों डाल रहे हैं? क्यों उसका टाइम वेस्ट कर रहे हैं? क्यों उसका एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं? वो तो नौकरी की तरह करेगा वो चीजें, लेकिन उसको वही वैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में डालिए जिसमें उसका इंटरेस्ट है, फिर देखिए क्या फन है उसकी लाइफ का। तो ये ओवर बर्डन बच्चे जो होते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए, ये उनके लिए बहुत बुरा होता है। बच्चे कराहते हैं, कहते हैं मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। मैंने अपने बच्चों को किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में अपने तरफ से नहीं डाला। जब भी वो आए, जो उन्होंने बोला मैंने सब में डाला, लेकिन वो धीरे धीरे छोड़ते गए, ज्वाइन करते गए, छोड़ते गए, और लास्ट में दे स्टक विथ 1 or 2. My elder son is stuck with 2, and my younger son is stuck with 2. So he does painting. That's one thing that he enjoys a lot. And then he goes to coaching classes for lawn tennis. उसके अलावा वो बहुत कुछ करता है, स्विमिंग भी करता है और कुछ भी करता है, वो उसका चॉइस है। He wants to do that. That's absolutely fine. तो बच्चों को एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज से ओवर बर्डन मत कीजिए। ये उनको खुद को समझने में भी मुश्किल बना देता होगा। खुद ही उनको समझ में नहीं आता है क्या मैं इतना टैलेंटेड हूं कि इतनी सारी चीजों में मैं इन्वॉल्व हूं। तो ये आदत छोड़िए, इसको हटाइए। आपके बच्चे हैं, आपके बच्चों का इंटरेस्ट एरिया समझिए और उसमें उनको डालिए। 8वीं आदत एज ए पेरेंट जो हमारा है, कंपैरिजन करना। इनवरेबली हम अपने बच्चों का कंपैरिजन करते हैं, और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूं कि मैं इस चीज को लेकर, मेरे हस्बैंड वाइफ दोनों बहुत कॉन्शियस रहे हैं लाइफ में कि मैं अपने बच्चों का कंपैरिजन ना करूं। लेकिन मैं दोनों बेटों के बीच अगर 1-2 बार कर दिया कंपैरिजन, उसका भी फॉल आउट है। अगर गलती से मैंने छोटे वाले को कह दिया कि बड़े से सीखो ये चीज, या बड़े वाले को कह दिया कि देखो इस एरिया में छोटे वाले कैसा है, अच्छा है, बेहतर है, वो भी एक फॉल आउट है, वहां भी एक फॉल आउट है। तो अब सोचिए, जब आप अपने बच्चे का कंपैरिजन उसके पीयर्स से करते हैं, उसके क्लासमेट से करते हैं, अपने कजन से करते हैं, तो उसके मन में क्या गुजरता होगा। अरे आपके बच्चे हैं, उनका अपना टैलेंट है, उनका अपना एक स्किल है, उनकी अपनी एक दुनिया है, एक अपना सपना बुनेंगे वो आने वाले दिनों में, फिर उनको क्यों कंपेयर करते हैं बाकी के लोगों से? आप अपने जनरेशन को देख लीजिए ना, आपके भी तो पेयर्स होंगे, आपके भी तो कजन्स होंगे, ब्रदर्स होंगे। क्या सब एक ही पायदान पर रहे? क्या सब एक ही फील्ड में गए? नहीं, कोई किसी और फील्ड में गया, कोई किसी और फील्ड में गया, कोई किसी और स्किल लेवल पे गया, कोई किसी और स्किल लेवल पे गया। तो फिर बच्चों में हम ये क्यों कर रहे हैं? जब आपको कंपेयर किया जाता है आपकी सोसाइटी में कि आप किस पोजीशन पे नौकरी कर रहे हैं और देखो फलाने का लड़का या लड़की किस पोजीशन पे नौकरी कर रहा है, तो आपको बहुत बुरा लगता है। फिर ये चीज आप अपने बच्चों के साथ क्यों अप्लाई नहीं करते कि जब आप अपने बच्चे को बच्चे का कंपैरिजन कर रहे हैं दूसरे बच्चों के साथ, तो आपके बच्चे के दिल पे क्या गुजरता होगा? तो ये कंपैरिजन करना बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि इस कंपैरिजन से आपके बच्चे को घाटा है, फायदा नहीं है। आपका बच्चा डिमोरलाइज होगा, वो एनकरेज नहीं होगा, वो मोटिवेटेड नहीं होगा, वो डिमोरलाइज्ड होगा, डिस्करेज्ड होगा। तो ये कंपैरिजन करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। 9वीं बात, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है,
स्कूल में पीटीएम होता है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होता है, जो डिफरेंट स्कूल्स का डिफरेंट फ्रिक्वेंसी है उसका। लेकिन मैंने एक चीज रियलाइज किया है कि आपके बच्चे के साथ स्कूल में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स में कैसा कर रहा है, वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में कैसा कर रहा है, स्पोर्ट्स में कैसा कर रहा है, नहीं कर रहा है, एज अ बिहेवियर उसका कैसा है, किस तरह का सोच है उसका, किस तरह का इंट्रैक्शन है बच्चों के साथ, कैसी पर्सनालिटी है, ये सब चीजें पीटीएम में बाहर नहीं आता। पीटीएम एक फिक्स स्लॉट होता है सर्टेन टाइम के लिए, और उसमें आपको उसके मार्क्स दिखाए जाएंगे, उसके नोट्स दिखाए जाएंगे, उसके प्रोग्रेस के बारे में बात किया जाएगा, सर्टेन कंसर्न के बारे में बात किया जाएगा। लेकिन आपको रियली अपने बच्चे को समझना है कि आउटसाइड यू, आउटसाइड योर होम, हाउ योर किड इज, तो आपको अपने बच्चे के टीचर के साथ कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है। हमारा ये मानना है अपने एक्सपीरियंस से कि हम जो पीटीएम में जो हमें पता चलता है उससे बिल्कुल अलग बातें आपको पता चली, विपरीत नहीं, विपरीत का मतलब हुआ आपका पीटीएम में जो बोला उसके उल्टा नहीं, हम कह रहे हैं उससे अलग और 10 बातें पता चलेंगी जो कि जिसका एक वाइडर पर्सपेक्टिव होगा, जिसका मायने बड़ा होगा, जिसका असर जो है आपके बच्चे पे ज्यादा पड़ेगा। तो अपना एक कम्युनिकेशन चैनल अपने टीचर से बना के रखिए और रेगुलर बेसिस से उन पे बात कीजिए, एंड हैव अ वेरी जेनरिक कॉन्वर्सेशन एंड नॉट वेरी स्पेसिफिक टू मैथ में क्या कर रहा है, फिजिक्स में क्या कर रहा है, केमिस्ट्री में। टॉक टू योर टीचर अबाउट योर सन एन इंडिविजुअल एज अ ह्यूमन बीइंग, योर डॉटर एज अ ह्यूमन बीइंग, नॉट एज योर किड इन स्कूल। बहुत फायदा होगा, आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगी जो बाद में आपको सरप्राइजिंग लगेगा कि एज अ पेरेंट जहां बच्चा मेरा इतने घंटे रहता है, मैं इन एस्पेक्ट को नहीं समझ पाता हूं अपने बच्चों का। और इसमें कोई गलती नहीं है आपकी, सबके साथ होता है। लेकिन माय सजेशन इज कि ओपन अ लिंक, अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद टीचर, दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन टर्म्स ऑफ रेजिंग योर किड। 10th 10वीं और लास्ट बात, प्रमोट पॉजिटिविटी इन योर हाउस। पॉजिटिविटी एक ऐसी चीज है जो बच्चों के लिए वो इस तरह से काम करता है कि जो चीजें उनको अच्छा भी नहीं लग रहा हो करने के लिए ना, अगर घर का माहौल पॉजिटिव हो तो वो उसको भी करने लगते हैं। पॉजिटिविटी का एक दूसरा जो पहलू है ये कि अगर आपने नेगेटिव माहौल बना के रखा है घर में किसी भी चीज के प्रति, किसी भी चीज के प्रति आपका आउटलुक अगर नेगेटिव है तो आपके बच्चे का भी आउटलुक नेगेटिव होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि आपके कोई एक रिश्तेदार हैं, ठीक है, उनके बारे में आप नेगेटिव बातें करते हैं बच्चों के सामने घर में कि वो अच्छे नहीं हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। अब बच्चा तो वो उस एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस किया नहीं है, वो आपका एक्सपीरियंस है, लेकिन बच्चा बिना किसी एक्सपीरियंस का उसका भी जो आउटलुक उस इंसान के प्रति होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि वो एनर्जी बच्चा आपको फॉलो कर रहा है, वो एनर्जी है घर में। अब बच्चे को तो आइडियल होना नहीं चाहिए, वो एक इंडिपेंडेंट इंसान है, वो जब बड़ा हो तो उसको समझना चाहिए उस अगले इंसान को कि क्या सच में मेरे पेरेंट्स जो बात करते थे उसमें कोई सच्चाई है या नहीं है। इतनी इंडिविजुअलिटी उसके पास आनी चाहिए, आपको उस इंडिविजुअलिटी को बचा के रखना चाहिए। तो उस इंडिविजुअलिटी को अगर बचा के रखना है तो अपने आउटलुक को पॉजिटिव रखिए हर एक चीज को लेकर, और घर में एनर्जी जो है वो पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि इसका इंपैक्ट आपके बच्चों पे बहुत पड़ता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।